हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा फेज देखेंगे जो कि हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फेज या जिसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस के पहले फेज को कि हमने प्रिपरेटरी फेज या जिसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं उसको देखा था और डिटेल में हमने स्ट्रक्चर की मदद से पढ़ा था। तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लिहाजा मैंने पहले स्टेप पर ही पहले फेज पर ही उसको ख़त्म कर दिया था। और मैंने सोचा कि आपको बताया भी था उस वक्त कि दूसरे फेज़ के लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़ को। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना है और इसको कोशिश करनी है कि शेयर भी कर दें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगेन आपको स्ट्रक्चर की मदद से भी समझाऊंगा और इस वीडियो के अख्ताम पर इंशाल्लाह मैं आपको ईटा और नीट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से हैं वो सारे बताऊंगा, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईटा में जैसे नम्स में नीट में उसमें जितने भी क्वेश्चन इसके मुतालिक आएंगे तो आपको उसका पता होगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और साथ में मेन मेन पॉइंट्स आपने नोट करते जाना है। और आखिर में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है और फिर मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फेज हमने इन्वेस्टमेंट फेज पढ़ लिया था। आज हम दूसरे फेज को देखते हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। तो सबसे पहले मैंने ये जर्नल रिएक्शन लिखा है जो कि मैं पहले वीडियो में आपको नहीं बता सका था कि ग्लूकोज के साथ हमारे पास 2 NADH NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं। तो हमारे पास पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स, जबकि हमारे पास रिड्यूसिंग को एंजाइम हमारे पास 2 NADH प्लस 2 ATPs और वाटर और साथ में 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। तो ये जर्नल रिएक्शन है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन किन किन के मालिक्यूल्स के साथ मिलकर हमारे पास वो ब्रेक होता है पायरुवेट में। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं नीचे कि किस तरह से ये स्टेप हमारे पास मुकम्मल होता है। तो सबसे पहला जो हमारे 5 पीछे वाले स्टेप थे प्रिपरेटरी फेज के वो तो हमने कर लिए। अब हम 6 स्टेप पर जाते हैं जिसको मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड फास्फोराइलेशन। तो सबसे पहले तो हम इस हेडिंग पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हेडिंग हमने डिहाइड्रोजिनेशन और फास्फोराइलेशन अब इसको क्यों कह रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेशन हम इसलिए कह रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि डी का मतलब है विदाउट, और यानी यहाँ से इस प्रोसेस में ये होगा कि हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर रिमूव होगा, लिहाजा हमने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया डिहाइड्रोजिनेशन। और साथ में फास्फोराइलेशन होगी, यानी यहाँ पर हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होंगे बनेंगे क्योंकि हमारे पास पे ऑफ फेज है, तो इसलिए हमने नाम यहाँ पर यूज़ किया है फास्फोराइलेशन। और इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। वो किस तरह कहते हैं वो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से देखते हैं। तो ये हमारे पास मैंने, अगर मैं आपको पिछले स्टेप पर जाऊं पांचवें और चौथे स्टेप पर, कि चौथे स्टेप में हमने देखा था कि हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो सा है वो अल्डोलेज एंजाइम की मदद से हमारे पास दो कंपाउंड्स में आइसोमर्स में कन्वर्ट हुआ था। एक था हमारे पास G3P जिसे हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, जबकि हमारे पास दूसरे जो सा कंपाउंड उसके साथ बना था वो था डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दो हमारे पास कंपाउंड्स बने थे वहां पर। और अगले स्टेप में ये हुआ था कि हमारे पास क्योंकि ये G3P और डब जो सा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों आइसोमर्स थे, तो लिहाजा हमारे पास जो सा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो गया था अगेन अगले स्टेप में, पांचवें स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो लिहाजा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रोड्यूस हुए थे पहले फेज में G3P के यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। वही 2 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर इस जो सा दूसरा फेज है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज, इसमें यूज करते हुए आगे इस रिएक्शन को चलाते हैं। तो हमारे पास लिहाजा 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे G3P के। तो हमारे पास जो सा पहला इसका ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, ये है हमारे पास G3P, ये जैसा कि आपको पता भी है ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आप इस पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, जबकि साथ में हमारे पास तीसरे कार्बन पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है, लिहाजा हमने इसका नाम रखा था या इसको नाम दिया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसके साथ क्या होगा इस रिएक्शन में कि हमारे पास फास्फोरिक एसिड, आपको पता है कि फास्फोरिक एसिड का हमारे पास फार्मूला होता है H3PO4।
ये हमारे पास यहाँ पर अटैच होगा और ये काम करेगा एज अ सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को देगा, इस G3B को हमारे पास नया कंपाउंड बनाएगा आगे। क्योंकि हमने पहले शुरू में कहा था ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में कि ऑक्सीडेटिव फेस में है जो सा, वहाँ पर ATP यूज़ नहीं होते बल्कि प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा जो सा सोर्स है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, वो हमारे पास होगा फॉस्फोरिक एसिड। तो अब जिस वक्त फॉस्फोरिक एसिड इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ मिलता है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम नाम देते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास ये नया कंपाउंड आ गया जिसको हम कहते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट हम इसको क्यों कहते हैं उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। तो हमारे पास आपको पता है कि इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। और अगर आपको मैं एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। शॉर्ट लिख देता हूँ AG से। और जबकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो सा है उसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इस कंपाउंड पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप मौजूद है, लिहाजा हमने इसको नाम दिया है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड हमारे पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप मौजूद है, इसलिए हमने इस, और यहाँ पर दो पोजीशन पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, एक फर्स्ट कार्बन पर और एक थर्ड कार्बन पर, लिहाजा हमने इसको नाम दे दिया है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैं जल्दी से आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूँ बिस और बाय में, क्योंकि ये अक्सर यूज़ होता है इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। बिस उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो मुख्तलिफ कार्बन्स के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो। जब एक ही कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हम उसके लिए लफ्ज़ बाय यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन था। अब हम इसके एंजाइम भी देख लेते हैं कि एंजाइम हमारे पास यहाँ पर कौन सा यूज़ होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास जो सा एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर मैं इसका अगर नाम लिखूँ तो हमारे पास आता है ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं शॉर्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो हमारे पास जो सा एंजाइम आया जिसने इस रिएक्शन को कैरी आउट किया वो है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसको हमने इसका नाम क्यों दिया है, इस एंजाइम का ये नाम क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो सा एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर एक्ट कर रहा है, लिहाजा हमने इसके नाम में यूज़ किया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और साथ में ये यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम यूज़ किया डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर डिहाइड्रोनेशन कैसे हुई, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऐसे हुई कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ये जो सा हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पर ये रिमूव होता है और इसकी जगह पर हमारे पास इस फॉस्फोरिक एसिड का हमारे पास जो सा फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस में एक और काम भी होता है कि हमारे पास जो से NAD है, NAD प्लस उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन मिलकर हमारे पास बना देता है NADH प्लस H प्लस। ये प्रोसेस भी साथ में होता है। तो इसलिए लिहाजा हमने इसको ये, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें तो हमारे पास NAD जो सा है वो रिड्यूस हो रहा है NADH में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हम लेके चले थे, तो लिहाजा हम सब रिएक्शंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास 2 NAD प्लस रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ और 2 NADH प्लस 2H प्लस हमारे पास बना देंगे। तो ये होल रिएक्शन है हमारे पास इस प्रोसेस का। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि हमारे पास हम अगला स्टेप देखते हैं 7 स्टेप जो है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। तो उस स्टेप को मैंने यहाँ पर नाम दिया है फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब फॉर्मेशन ऑफ ATP कैसे हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पर। तो पहला जो सा हमारे पास स्ट्रक्चर है, आपको पता है ऊपर हमने जो सा कंपाउंड बनाया है वो है हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
ग्लिसरेट। अब ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो सा है वो रिएक्शन करता है, कन्वर्ट होता है हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट में। तो ये हमारे पास जो सा कंपाउंड है, जो सा बना है इसके नतीजे में, वो है हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये कैसे हुआ है, किस एंजाइम की मदद से होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लिहाजा हमारे पास जहाँ पर जो सा एंजाइम यूज होता है वो होता है काइनेज, और उसका अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊँ तो वो है हमारे पास फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ये हमारे पास एंजाइम यूज होता है जो कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देता है 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब अगर आप जो गौर करें तो हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में एक 1 कार्बन के साथ और एक 3 कार्बन के साथ हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच था, जबकि जो सा कंपाउंड बना हमारे पास इस रिएक्शन के रिजल्ट में, वो हमारे पास सिर्फ एक फास्फेट अटैच है जो कि 3 कार्बन के साथ अटैच है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप जो सा है वो किधर गया। एक फास्फेट ग्रुप जो सा है वो यहाँ से रिमूव होता है फर्स्ट कार्बन से, और उस फास्फेट ग्रुप को हमारे पास एडीपी यहाँ पर पिक करते हैं और वो बना देते हैं हमारे पास एटीपी। तो लिहाजा इस वजह से हमने इस रिएक्शन को नाम दिया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो इस स्टेप पर जो सी हमारे पास डायरेक्ट एटीपी क्योंकि बन रही है, तो लिहाजा हम इस स्टेप को कहते हैं, यहाँ पर क्योंकि एटीपी बन रही है डायरेक्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुई है। और ये हमारे पास क्योंकि हम ऊपर से शुरू से लेके आ रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो लिहाजा हमारे पास 2 एटीपी यहाँ पर पिक करेंगे, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स को हमारे पास 2 एटीपी बना देंगे। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 2 एटीपी इस रिएक्शन में बन जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 7 स्टेप। अब हम जाते हैं अगले 8 स्टेप पर कि हमारे पास एक स्टेप में क्या होता है। तो मैं चला जाता हूँ 8 स्टेप पर। तो हमारे पास 8 स्टेप जो है उसको मैंने नाम दिया आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आपको पता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर, हम कहते हैं इसको आइसोमराइजेशन। अब मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो सा पहला स्टेप जो सा है, जो सा पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट, जो कि हमारे पास पिछले स्टेप के रिजल्ट में बना है। तो हमारे पास पहला कौन सा कंपाउंड है वो है 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक नए कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, वो है हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर पोजीशन ऑफ फास्फेट ग्रुप चेंज हो गई है। पहले कंपाउंड में हमारे पास 3rd कार्बन के साथ यहाँ पर फास्फेट ग्रुप अटैच था, जबकि हमारे पास जो सा रिजल्ट बना, नया कंपाउंड बना, उसके हमारे पास 2nd कार्बन के साथ हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये 2nd ग्रुप के साथ अटैच है हमारे पास फास्फेट ग्रुप, जबकि यहाँ पर हमारे पास 3rd कार्बन के साथ अटैच है। अब ये किस एंजाइम की मदद से हुआ, तो हमारे पास जो सा इस प्रोसेस में एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास म्यूटेज एंजाइम, और उसका अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊँ तो वो है हमारे पास फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये हमारे पास एंजाइम का नाम है जो कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है। अब क्या होता है कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, जैसा कि मैंने इस रिएक्शन को शो किया है कि जो भी आइसोमर्स होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं, यानी वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट जो एंजाइम करता है वो है हमारे पास फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये एंजाइम है जो कि 3 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है 2 फास्फोग्लिसरेट में। अब हम जाते हैं 9 स्टेप पर। तो 9 स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन क्या है कि द रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास ये जो सा पहला स्टेप है, पहला कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट, जो कि हमारे पास पिछले स्टेप के 8 स्टेप के नतीजे में बना है 2 फास्फोग्लिसरेट। ये कन्वर्ट होता है हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया फास्फोइनोल पायरुवेट। क्योंकि हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ही इसलिए हो रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो पायरुवेट में।
तो हमारे पास इस स्टेप में क्या होता है कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, और यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज होता है वो हमारे पास होता है इनोलेज। और यहाँ पर क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन होगी, वाटर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो से हमारे पास यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज होगा वो होगा हमारे पास इनोलेज। और इस एंजाइम का अगर मैं आपको यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर बता दूँ ये किस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर, तो हमारे पास इस तरह का होता है। हमारे पास इनोलेज है, इनोलेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर हम इसके कंपाउंड पर गौर करें कि फास्फोइनोल पायरुवेट कि ये कैसे बना है, इसकी कंपोजिशन देखें, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास पायरुवेट आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर होता है मुश्तमिल, और साथ में उसमें हमारे पास एसीटोन भी पाया जाता है। तो हमारे पास इसको हमने फास्फोइनोल का पायरुवेट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फास्फेट ग्रुप मौजूद है, लिहाजा हमने यहाँ पर नाम यूज़ किया फास्फो। और जबकि इनोल का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो इनोल हमारे पास होती है, हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप जो सा है वो हमारे पास अटैच होता है अल्कीन के साथ, उसको हम कहते हैं इनोल कहते हैं। और अब अगर आप इस अल्कोहल का ओल और जबकि एल्कीन का ईन निकाल लें तो हमारे पास कंपाउंड जो सा बनता है वो होता है इनोल। इसलिए यहाँ हमने यहाँ पर इनोल लफ्ज़ यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है अल्कीन को, जबकि हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो लिहाजा हम इस कंपाउंड को कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट, क्योंकि यहाँ पर इनोल भी पाया जा रहा है और साथ में फास्फेट ग्रुप भी अटैच है, लिहाजा हम इस स्टेप को, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। उम्मीद है कि मुझे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख लें और अच्छे तरीके से समझ लें कि ये कैसे स्टेप हमारे पास यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुवेट बना है। अब हम लास्ट स्टेप पर जाते हैं, 10वें स्टेप पर, कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती है। इस स्टेप में वो कैसे होती है कि हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट जो सा है, जो कि ऊपर वाली स्टेप में के रिजल्ट में बना है, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास पायरुवेट में। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर हमारे पास को जो सा फैक्टर है हमारे पास यूज़ होता है, जो कि हमारे पास होता है मैग्नीशियम या पोटेशियम। ये दो हमारे पास को फैक्टर्स हैं जो कि इस रिएक्शन में मदद करते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करने में पायरुवेट में। अब यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास होता है पायरुवेट काइनेज। ये एंजाइम यूज़ होता है जो कि को फैक्टर्स के साथ मिलकर हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में। तो ये हमारे पास आ गया PEP यानी फास्फोइनोल पायरुवेट, और ये कन्वर्ट हो गया है हमारे पास पायरुवेट में। तो ये होल प्रोसेस था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का, कि किस तरह हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है, किस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं और ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ये 10 स्टेप हमारे पास हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका गेन क्या है, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमने प्रेपरेटरी फेज में हमने ये किया था कि हमने 2 ATPs हमने यूज़ किए थे। तो 2 ATPs हमने यूज़ किए थे, और किस किस स्टेप पर किए थे वो आपको पता है कि एक फर्स्ट स्टेप पर और एक थर्ड स्टेप पर हमने 2 ATPs को यूज़ किया था। और हमारे पास इस ऑक्सीडेटिव फेज में भी आपने देखा कि हमारे पास 4 ATPs बन जाते हैं। अब ये 4 ATPs किस स्टेप पर बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने किस किस जगह पर बनाए हैं। तो हमने इस 7th और एक 10th स्टेप में हमने ये ATPs बनाए हैं। तो अब लिहाजा हम इस स्टेप में देखें अगर, तो हमारे पास ये जो सा फास्फेट ग्रुप है यहाँ से रिलीज होता है, और हमारे पास ADP जो से हैं वो इसको पिक करके हमारे पास ATP बना देते हैं। और क्योंकि हम इसको ऊपर से ही 2 मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास 2 ATP जो से हैं वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को पिकअप करके हमारे पास 2 ATP बना दे हैं। तो लिहाजा ये 10 स्टेप पर हमारे पास ATPs बन गए हैं। तो अब लिहाजा हमारे पास टोटल 4 ATPs इस ऑक्सीडेटिव फेज में बनते हैं। तो क्योंकि हमने 2 ATPs प्रिपरेटरी फेज में यूज़ किए हैं, तो लिहाजा हमारे पास किस ग्लाइकोलिसिस का जो सा नेट गेन आता है वो है हमारे पास 2 ATPs का, 2
ATPs का। तो ये होल प्रोसेस था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पूरा होल प्रोसेस समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको स्ट्रक्चर्स की मदद से समझाऊं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम अगले मराहल पर जाते हैं, अगला वीडियो का हिस्सा देखते हैं जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे क्वेश्चंस कुछ लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट और ईटा में जो उनसे पूछे जाते हैं उनके हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछे जाते हैं, उनको भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो सा मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ जो कि पास्ट ईटा पेपर्स में आ चुका है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्वेश्चन है, वो है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन। ये आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। तो आपने ये 4 ऑप्शन है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म भी आपको जिसको कहते हैं, गोल्जी अपरेटस या नन ऑफ देम। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि हमारे पास ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो लिहाजा आपने ये बी ऑप्शन को करेक्ट करना है जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि है हमारे पास, इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डैश टेक प्लेस। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या बोथ ए एंड बी। तो अगर आप पहले दो ऑप्शंस पर गौर करें तो हमारे पास क्या हुआ था कि ब्रेक डाउन तो हो रही थी, साथ में हमने वहाँ पर एटीपीज को यूटिलाइज भी किया था, दिया भी था, जिसकी मदद से वो ग्लूकोज जो है आगे फर्दर ब्रेक हो रहा था। तो लिहाजा हमारे पास इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमारे पास ये पूछता है कि ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि आप इसमें पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फास्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ ADP from ATP, glucose 6-phosphate from glucose, ATP from ADP या NADP plus from NAD plus। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितनी समझ आई है इस लेक्चर के बारे में और आपको कितना पता है कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है। अब हम अगले स्टेप पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो है द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, इट रिलीजेस एटीपी इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर, ऑल एनर्जी स्टोर इन ग्लूकोज इज रिलीज इन वन स्टेप। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा गौर करना है और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये होल मैंने क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेके आया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अक्सर ईटा और नीट में एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हुआ है या 10th स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होना है। तो आपने एंजाइम्स को भी ध्यान में रखना है, उसको याद करना है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो सी छोटी सी फैमिली है, ये जो सा हम ये प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेके आया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी नॉलेज को अब दूसरों लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसके लिए ज़रूरत ये है हमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को बताएं कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब पर जो कि हमें अच्छे तरीके से समझाते हैं। और उसके लिए होगा कि आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हमारी फैमिली यानी बढ़ती जाएगी और जिससे पढ़ाने में मुझे और मज़ा आएगा और आपको और दिल के साथ पढ़ाऊँगा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।